आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसके दो पहलू हैं, दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ जमीन से जुड़ी शुरुआत तो दूसरी तरफ आसमान छूती महत्वाकांक्षा। ये कहानी है गौतम अडानी की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसके दो आयाम हैं। तो देखिए, कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसकी जेब में बस कुछ 100 रुपए थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा टाइकून जिसकी नजर $100 बिलियन के विजन पर है। क्या वाकई ये दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की कहानी का हिस्सा हो सकती हैं? चलिए पता करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले अध्याय से, ड्रॉप आउट और टाइकून। एक ऐसी शुरुआत जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। यहां हम उस इंसान की सोच और शुरुआती जिंदगी के उन पलों को जानेंगे जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी। अडानी ने खुद एक बार कहा था, मैं कभी किसी के आदेश नहीं ले सका। इस एक लाइन से उनकी पूरी शख्सियत समझ में आ जाती है। एक ऐसी आजाद और महत्वाकांक्षी सोच जिसने उनके हर बड़े फैसले को एक दिशा दी। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। यूनिवर्सिटी छोड़ दी, परिवार का जमा जमाया टेक्सटाइल बिजनेस पीछे छोड़ा और सिर्फ कुछ 100 रुपए लेकर सपनों के शहर मुंबई आ गए अपनी किस्मत खुद बनाने। और ये हिम्मत रंग भी लाई, और वो भी कितनी जल्दी। सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने डायमंड ब्रोकरेज के बिजनेस से वो 1 करोड़पति बन चुके थे। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी वाकई कमाल है। तो ये तो थी शुरुआत। अब बात करते हैं उस दौर की जब इस साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। ये वो वक्त था जब उन्होंने कुछ ऐसे बड़े दांव खेले, कुछ ऐसे रणनीतिक जोखिम उठाए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1978 में मुंबई में एक डायमंड सॉर्टर की नौकरी से शुरुआत, फिर 1988 में सिर्फ 5 लाख रुपए की कैपिटल से अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना, और फिर आता है साल 1995, वो बड़ा मोड़ जिसने खेल ही बदल दिया। मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट जीतना। क्या जबरदस्त रफ्तार थी। लेकिन पोर्ट का सपना आया कहां से? इसकी जड़ें उनके बचपन में है। स्कूल के दिनों में जब वो कांडला पोर्ट घूमने गए तो उस विशाल बंदरगाह ने उनके मन में एक सपना जगा दिया कि एक दिन मैं भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाऊंगा। और देखिए, एक बचपन के सपने ने कैसे उनके सबसे बड़े बिजनेस वेंचर को जन्म दिया। और यही था वो टर्निंग पॉइंट। मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतना उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अडानी खुद मानते हैं कि इस एक फैसले ने उन्हें सिर्फ एक ट्रेडर से एक एसेट बिल्डर बना दिया। ये उनके ग्रुप के लिए एक असली गेम चेंजर था। तो एक बंदरगाह से शुरुआत हुई, और फिर देखते ही देखते एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो गया जो पूरे भारत में फैला है। एक अकेले पोर्ट से एक राष्ट्रीय शक्ति बनने तक का ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। आज अडानी ग्रुप कहाँ नहीं है, जरा देखिए। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से लेकर एयरपोर्ट्स तक, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, सिटी गैस, सीमेंट, मीडिया और तो और एग्री बिजनेस में भी। ये उनके ग्रुप के विशाल पैमाने और डाइवर्सिफिकेशन की बस एक झलक है। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा, इतना फैला हुआ साम्राज्य चलता कैसे है? इसका स्ट्रक्चर समझना होगा, जो इसकी मुख्य लिस्टेड कंपनियों के जरिए काम करता है। अडानी एंटरप्राइजेज नए बिजनेस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। अडानी पोर्ट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। अडानी पावर देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है। और अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर और विंड पावर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और अब आती है कहानी की दूसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली परत। यह है ग्रुप का वो बड़ा रणनीतिक मोड़ जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ है। हम बात कर रहे हैं $100 बिलियन के ग्रीन फ्यूचर की। जी हां, $100 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो ग्रुप ने अगले एक दशक में अपने ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर लगाने का वादा किया है। ये एक ऐसी बड़ी बाजी है जो भारत के एनर्जी फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा रोड मैप है, एक बहुत बड़ा प्लान है। 5 मुख्य कंपनियों के लिए 2050 तक नेट जीरो का टारगेट, 2030 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का वादा, एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाना, और तो और एशिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला माइनिंग ट्रक भी तैयार करना। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक ठोस एक्शन प्लान है। तो इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए जमीन पर क्या हो रहा है? देखिए, 3 बड़ी विशाल गीगा फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। एक 10 गीगावाट की सोलर पैनल के लिए, दूसरी 10 गीगावाट की विंड टर्बाइन के लिए, और तीसरी
5 गीगावाट की हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए। ये भारत को ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असल में इसका असर जमीन पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल। इसका एक जीता जागता उदाहरण मुंबई में दिखता है, जहां अडानी इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा अब 38.3% तक पहुंच गया है। तो हाँ, ये ग्रीन बदलाव अब हकीकत बन रहा है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि अडानी की असली विरासत क्या होगी? चलिए, इस 2 भागों वाली कहानी के दोनों सिरों को जोड़ते हैं और इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। तो ये हैं अडानी साम्राज्य के 2 आयाम, एक ही फ्रेम में। एक तरफ वो नींव है जो कोयले और कमोडिटीज जैसे पारंपरिक सेक्टर्स पर रखी गई थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य जो पूरी तरह से सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मुड़ रहा है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो एक ट्रेडर से टाइकून और फिर एक ग्रीन चैंपियन बनने का ये जो सफर है, ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिरकार दुनिया गौतम अडानी को किस रूप में याद रखेगी? एक पारंपरिक उद्योगपति के तौर पर, या फिर एक ग्रीन एनर्जी के विजनरी के तौर पर? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।